हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, और इस टॉपिक में हम बात करेंगे हमारी अर्थ की अलग अलग लेयर्स के बारे में। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में, और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, और फिर हम जानेंगे तमाम तरह के मिनरल्स के बारे में। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा उठता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के इंटीरियर में क्या कुछ है, यानी कि हमारी अर्थ के अंदर क्या सारी चीजें हैं। तो ये समझने के लिए पहले आपको इस चीज का आइडिया लेना पड़ेगा कि हमारी अर्थ बनी कैसे। तो आज से करोड़ों अरबों साल पहले एक ऐसा वक्त था जब ना हमारी अर्थ थी, ना ये चांद सितारे थे, और ना ही ये पूरा यूनिवर्स था। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एनर्जी थी, या यूं कह लीजिए सिर्फ एक ताकत थी जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। अब उस टाइम पे होता है बिग बैंग। बिग बैंग यानी कि वो जो एनर्जी है वो एक छोटे से पॉइंट पे कन्वर्ट होने लगी मैटर में, यानी कि पदार्थ में, और ये छोटा सा पॉइंट बड़ा होता चला गया, और बड़ा होते होते ये पूरा यूनिवर्स बन गया। तो इस तरीके से हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। अब जब हमारा यूनिवर्स बना तो हमारे यूनिवर्स में सबसे पहले एलिमेंट जो बने थे वो थे हाइड्रोजन और हीलियम गैस, और वक्त के साथ आगे आने वाले लाखों सालों के दौरान हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के बादल बनने लग गए अलग अलग जगहों पे, और इन हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से बने तमाम तरह के सितारे। और इन सितारों की जो गर्मी होती है, उस गर्मी में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के एटम आपस में मिलते जाते हैं और तमाम तरह के अलग अलग एलिमेंट्स बनते हैं, तमाम तरह की अलग अलग चीजें बनती हैं। अब जब ये जो सितारे हैं, ये सितारे जब अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो ये सितारे टूटते हैं, और जब ये सितारे टूटते हैं तो इनके अंदर जितनी भी तमाम चीजें होती हैं वो आसपास के स्पेस में बिखर जाती हैं। अब आगे आने वाले हजारों सालों के दौरान, लाखों सालों के दौरान, ये जो भी चीजें बिखर जाती हैं स्पेस में, ये आपस में टकराती हैं और एक बड़ा मास बनता है। और ये जो बड़ा मास बनता है, क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें ग्रेविटी और ज्यादा होती है, तो ये आसपास की और भी चीजों को अपनी तरफ इकट्ठा करने लगता है, और सब चीजें जुड़ने लग जाती हैं और एक बड़ा मास क्रिएट होता है। और इसी तरीके से वक्त के दौरान ये मास बड़ा होता जाता है, और इस तरीके से बनते हैं प्लैनेट्स। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ भी आज से करोड़ों साल पहले इसी तरीके से बनी थी। और जब हमारी अर्थ बनी थी तमाम तरह के इन चीज़ों से मिलकर, तो हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा गर्म थी उस टाइम पे कि हमारी अर्थ एक मॉल्टन स्टेट में थी, यानी कि पिघले हुए स्टेट में थी। और उस टाइम पे तमाम तरह के मीटियोराइट्स, तमाम तरह के एस्टेरॉइड्स हमारी अर्थ से टकराते रहे, और तमाम तरह की अलग अलग चीजें हमारी अर्थ में लाते रहे। अब धीमे धीमे वक्त के दौरान, लाखों सालों के दौरान, हमारी अर्थ थोड़ी सी ठंडी हुई। जितनी भी भारी चीज़ें थीं वो नीचे की तरफ चली गईं, जितनी हल्की चीज़ें थीं वो ऊपर की तरफ आ गईं। हमारी अर्थ जैसे जैसे ठंडी हो रही थी, हमारी अर्थ में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आने लग गए, लाइफ थोड़ा सा शुरू हुई थी, पॉसिबल होना शुरू हुई थी। इसके बाद हमारी अर्थ में तमाम तरह के चेंजेस आते रहे लाखों सालों के दौरान। ऐसे भी वक्त हमारी अर्थ ने देखे हैं जब हमारी अर्थ में आइस एजेस रह चुकी हैं, यानी कि हमारी पूरी अर्थ, एक ऐसा भी टाइम रहे हैं जब हमारी पूरी अर्थ में बर्फ जमा थी। तो इसी तरीके से हमारी अर्थ में जब फिर से टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हुआ और ये बर्फ पिघली, तमाम तरह के ओशंस बने, तमाम तरह के कॉन्टिनेंट्स बने, फिर ये लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई हमारी अर्थ में, और वो तमाम कंडीशंस आ पाई कि यहाँ पे लाइफ सरवाइव कर सकती है और लाइफ इवॉल्व कर सकती है। तो अभी तक आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा कि हमारी अर्थ बनी कैसे। तो अब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर।
our earth is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक प्लैनेट का क्या मतलब कि हमारी अर्थ में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी अर्थ हमेशा एक जैसी रहती है। टाइम टाइम पे इसमें तमाम तरह के चेंजेस होते रहते हैं और ये चेंजेस हमारी अर्थ के अंदर भी होते रहते हैं और हमारी अर्थ के बाहर भी होते रहते हैं। तो हमारी अर्थ इस वजह से एक डायनामिक प्लैनेट है। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सिग्नेचर्स ऑफ गॉड के बारे में, यानी कि जिस चीज को हम भगवान कहते हैं, यानी कि वो एनर्जी जिसका कोई फॉर्म नहीं है, वो एनर्जी जब कन्वर्ट होती है मैटर में तो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स में आती है, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनाती है। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जो हमारे फिंगरप्रिंट हैं वो उसी शेप और स्ट्रक्चर के हैं जिस स्ट्रक्चर की तमाम गैलेक्सीज होती हैं। जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, हमारे ब्रेन के अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, वैसे ही स्ट्रक्चर आपको हमारे यूनिवर्स में देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये सिग्नेचर्स ऑफ गॉड हैं, यानी कि वो एनर्जी जब मैटर में कन्वर्ट होती है तो कौन से पैटर्न्स में या कौन से स्ट्रक्चर्स में आती है। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ भी ऐसे ही एक शेप स्ट्रक्चर में आती है। और ये शेप कौन सा है? ये है कंसेंट्रिक लेयर्स का, यानी कि एक लेयर, उसके अंदर दूसरी लेयर, उसके अंदर तीसरी लेयर, यानी कि वन इनसाइड अनदर। एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के अंदर तीसरी लेयर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक प्याज होती है। प्याज में आपने देखा होगा कि लेयर के अंदर लेयर्स होती हैं, उसी तरीके से हमारी अर्थ के अंदर भी कई सारी लेयर्स होती हैं। अब सवाल उठता है कि हमारी अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। तो अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए, अभी आप लोग क्लास 7th में है, तो बेसिक लेवल पे अगर बात करी जाए तो हमारी अर्थ में 3 मेन लेयर्स होती हैं और इन 3 मेन लेयर्स का नाम है क्रस्ट, मैंटल और कोर। अब चलिए इन लेयर्स को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो हमारी अर्थ की जो सबसे पहली लेयर है वो है क्रस्ट। The uppermost layer over the Earth's surface is called the crust. It is thinnest of all layers. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floors. अब हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, यानी कि वो लेयर जो कि सबसे ऊपर है, उस लेयर को कहते हैं क्रस्ट। यानी कि हम जहां अभी खड़े हैं, हम अर्थ के क्रस्ट पे खड़े हैं, यानी कि जो सबसे बाहर की लेयर है। और जिस लेयर को हम बेसिकली क्रस्ट कहते हैं, वो लेयर एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा, यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। जो ऊपर का हिस्सा है उस हिस्से में आते हैं कॉन्टिनेंटल मासेस, यानी कि वो तमाम कॉन्टिनेंट्स जिन जगहों को हम लोग जमीन कहते हैं। और जो क्रस्ट के नीचे का हिस्सा है, यानी कि जो निचला क्रस्ट है, यानी कि लोअर क्रस्ट, उसमें आते हैं ओशन फ्लोर्स, यानी कि समंदर के नीचे जो जमीन है वो आती है ओशन फ्लोर्स में। तो इन दोनों लेयर्स को मिला के बनती है क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के 2 हिस्से अपर एंड लोअर। अपर में कॉन्टिनेंट्स आते हैं, लोअर में ओशंस आते हैं। और जो कॉन्टिनेंटल मासेस जहां पे आते हैं, इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई है 35 किलोमीटर्स। और जो समंदर के नीचे जो जमीन है उसकी गहराई है 5 किलोमीटर। अब इसका ये मतलब है कि अगर हम यहाँ पे एक गड्ढा खोदना शुरू करें, तो जब हम 35 किलोमीटर्स गहरा गड्ढा खोद चुके होंगे तो हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को पार कर चुके होंगे और ओशन क्रस्ट शुरू हो गया होगा। अगर हम 5 किलोमीटर गहरा गड्ढा और खोद दें, यानी कि टोटल हमने 40 किलोमीटर खोद दिया होगा गड्ढा, तो हम इस क्रस्ट को पार कर जाएंगे और दूसरी लेयर आ जाएगी। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्रस्ट का क्या मतलब है। क्रस्ट हमारी अर्थ की सबसे बाहर की लेयर है। अब चलिए देखते हैं कि जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट किन चीजों से बनी है। Mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called Sial. अब हमारी जो क्रस्ट है उसके अपर पार्ट की बात पहले करते हैं। तो जो अपर क्रस्ट है, जहां पे कॉन्टिनेंटल मासेस आते हैं, वहां पे वैसे कई सारे मिनरल्स और कई सारी चीजें मिलती हैं।
लेकिन अब वो तमाम चीज़ों के नाम लिख दिए जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि कितना कुछ याद करेंगे। तो क्लास 7th के लेवल पे अभी सिर्फ 2 नाम यहाँ दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नाम सिर्फ 2 के दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिना, ये 2 चीज़ें, और इस लेयर को कहा जाता है सियाल। अब ये सियाल आया कहाँ से? सिलिका का Si और एल्यूमिना का Al, बस यही है Si और Al, इस वजह से इस लेयर को कहते हैं सियाल। अब ये सिलिका और एल्यूमिना बेसिकली है क्या? सिलिका वो चीज़ है जो रेत और मिट्टी में पाई जाती है। अभी क्लास 7th के लेवल पे आप इतना समझ लीजिए। और जो एल्यूमिना है ये वो चीज़ है जिस चीज़ से एल्यूमिनियम बनता है, जिस चीज़ एल्यूमिनियम के जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं कॉन्टिनेंटल मासेस में। अब चलिए बात करते हैं ओशन क्रस्ट में क्या सबसे ज़्यादा होता है। तो ओशियानिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा। अब जो ओशियानिक क्रस्ट होता है यानी कि समंदर के नीचे की जो ज़मीन है उसमें भी कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो है सिलिका और मैग्नीशियम। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, इस वजह से ओशियानिक क्रस्ट को यानी कि समंदर के नीचे की ज़मीन को कहा जाता है सीमा। सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma, तो इस वजह से इस लेयर को कहा जाता है सीमा। तो ये तो रही बात हमारी अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर है उसकी, जिसका नाम है क्रस्ट। अब क्रस्ट के बाद जो अगली लेयर आती है उस लेयर का नाम है मैंटल। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मैंटल विच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। अब हमारी अर्थ की जो सबसे बाहर की लेयर है वो तो हो गई क्रस्ट। क्रस्ट की लेयर के बाद जो एक लेयर आती है उस लेयर को कहा जाता है मैंटल, और ये कहाँ होती है? जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। बीनीथ का मतलब जस्ट नीचे, तो क्रस्ट के जस्ट नीचे जो लेयर आती है वो है मैंटल। और ये मैंटल करीब करीब 3000 किलोमीटर्स गहराई तक चलती है। यानी कि अगर हम करीब 40 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद दें तो हम क्रस्ट को पार कर चुके होंगे, और फिर जो लेयर आएगी वो होगी मैंटल। और मैंटल को पार करने के लिए हमें 3000 किलोमीटर और खोदना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं मैंटल कितनी बड़ी लेयर है। खैर, अब मैंटल के बाद जो अगली लेयर आती है उसे कहते हैं कोर। कोर ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में, या फिर किसी चीज़ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसे कहा जाता है कोर। तो कोर हमारी अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि हमारी अर्थ के सबसे अंदर की लेयर। हमारी अर्थ को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारी अर्थ एक बड़ी बॉल के अंदर फिर एक छोटी बॉल और उसके अंदर फिर से एक छोटी बॉल। तो ये जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये एक बॉल है जिसका रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर्स। The innermost layer is the core with the radius of about 3500 kilometers। ये 3500 किलोमीटर्स का ये रेडियस है, और ये जो लेयर क्या कहेंगे ये एक्चुअली एक बॉल बन जाता है। It is made up of nickel and iron and is called Ni, nickel and Fe ferrous। अब ये जो कोर वाली लेयर है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? निकल और आयरन। और इस वजह से जो हमारी अर्थ का कोर है उसे कहा जाता है नीफे। निकल का Ni और जो आयरन यानी कि जो लोहा होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है फेरस। अब फेरस का Fe लिया गया है तो यहाँ पे आया है Fe, तो ये कोर को कहा जाता है नीफे। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं हुआ है कि इंसानों ने इतना गहरा गड्ढा खोदा हो, क्रस्ट को पार किया हो, मैंटल को पार किया हो, तब जाके कोर तक पहुँचे हों और कोर में जो चीज़ें मिली उन चीज़ों को लाए हों सरफेस पे और फिर उनको टेस्ट किया हो और फिर हमें पता चला हो कि हमारे अर्थ के कोर में निकल और आयरन है। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है। अगर आप असलियत की बात करें कि हम इंसान
हमारी अर्थ में कितना नीचे जा पाए हैं। तो आपको इस चीज़ का एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जो हमारी अर्थ की जो डीपेस्ट माइन है, यानी कि जो सबसे गहरी खदान है हमारे दुनिया में, वो है साउथ अफ्रीका में। और ये खदान 4 किलोमीटर गहरी है, सिर्फ 4 किलोमीटर। और जबकि हमारे अर्थ का जो सेंटर है वो 6000 किलोमीटर पे है। यानी कि हमारी अर्थ में हमने बस ज़रा सा कह लीजिए एक हल्का सा सुराख किया है, और हमारी अर्थ का जो सेंटर है वो 6000 किलोमीटर अंदर है। तो हम अगर अपने अर्थ के लेवल पे बात करें तो हमारी अर्थ को अगर एक प्यास मान लिया जाए तो हम इंसानों ने सिर्फ एक सुई लेकर उस प्यास को ज़रा सा खुरचा भर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम इंसान अपनी अर्थ में अगर देखा जाए कितने गहराई तक जा चुके हैं, तो वो गहराई सिर्फ 4 किलोमीटर है। एक और खदान बनाई गई जिसकी गहराई 10 किलोमीटर है, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं होता। अगर देखा जाए हमारी अर्थ का क्रस्ट ही अपने आप में 40 किलोमीटर गहरा है। तो हम इंसान आज तक हमारी अर्थ के क्रस्ट को भी पार नहीं कर पाए हैं। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ में जैसे ही आप अंदर की तरफ जाने लग जाओ तो इतनी तेज़ी से गर्मी बढ़ती है, और इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि हम इंसानों के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम हमारी अर्थ में ज़्यादा अंदर तक जा पाएँ। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब हम इंसान आज तक हमारे अर्थ के क्रस्ट को भी पार नहीं कर पाए हैं, तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमारी अर्थ का जो कोर है उसमें निकल और आयरन है? हम ये बात इतने श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? तो इस चीज़ का जवाब आता है लॉज ऑफ नेचर से। और लॉज ऑफ नेचर से जवाब कैसे आता है? हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, यानी कि एक चुंबक है। हमारी अर्थ में एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल में जाके वापस मिल जाती हैं। तो हमारी अर्थ में अगर आप कहीं पे भी मैग्नेटिक नीडल लो तो वो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाती है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारी अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, और हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये यूनिफॉर्म है। और एक लॉ ऑफ नेचर है कि किसी भी चीज़ में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर एक मैग्नेट या चुंबक के तौर पे काम कर रही है, तो उस चीज़ में निकल और आयरन ज़रूर होगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ में कोई एक ऐसी लेयर ज़रूर होगी जिस लेयर में निकल और आयरन है, और ये लेयर जाहिर तौर पे एक यूनिफॉर्म लेयर है, क्योंकि हमारी अर्थ में जो मैग्नेटिज्म है वो भी यूनिफॉर्म है। और एक और ख़ास चीज़, हमारी अर्थ एक टाइम पे मॉल्टन स्टेट में थी। तो मॉल्टन स्टेट में होने की वजह से होता यह है कि भारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं, हल्की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। तो ये भी एक लाजमी सी बात है कि जो निकल और आयरन है ये नीचे जाते जाते हमारे अर्थ के कोर में पहुंच गए होंगे, और यहाँ से निकलती हैं फिर वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और हमारी अर्थ एक मैग्नेट बन पाती है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हमारी अर्थ कैसे बनी है, हमारी अर्थ के अंदर तमाम तरह की लेयर्स कौन सी हैं, और वो लेयर्स किन चीज़ों से बनी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी अर्थ की क्रस्ट के बारे में, यानी कि हमारी अर्थ की सबसे बाहर की लेयर के बारे में, जहां तमाम तरह के लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारी अर्थ के क्रस्ट में तमाम तरह के जीव जंतु हैं, तमाम तरह के जानवर हैं, और तमाम तरह के इंसान हैं। लाखों सालों से हमारी अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती रही है, और इतनी फेवरेबल कंडीशंस रही हैं कि लाइफ सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती, लाइफ इवॉल्व कर पाई और एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ तक जा पाई। तो अब यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कि जो नेचर है, यानी कि जो प्रकृति है, उसने क्या खेल खेले हैं वो तमाम नेसेसरी कंडीशंस बनाने के लिए कि हमारी अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो पाए। तो अब ज़रा देखते हैं कि लाइफ की जब हम बात करते हैं तो लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर बात करें कि हम इंसान या जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले खाना, पानी और हवा। अब पानी और हवा की बात हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल खाने की बात करते हैं। तो अगर खाने की बात करी जाए तो
तो हम जितने भी इंसान हैं और हम जितने भी जीव जंतु, जितने भी जानवर हैं, एट द एंड खाने के लिए हम सब लोग डिपेंडेंट हैं पेड़ पौधों पे। पेड़ पौधों से हमें खाना मिलता है, तो हमारी जिंदगी डिपेंड करती है पेड़ पौधों पे। अब चलिए बात करते हैं पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? मिट्टी, हवा, पानी और धूप। तो धूप, हवा और पानी की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी ज़रूरी है पेड़ पौधों के जीने के लिए, और पेड़ पौधे जी पाएँ तभी हम जानवर और इंसान जी पाते हैं। तो यानी कि लाइफ की शुरुआत की कंडीशन क्या है? मिट्टी। अब ये मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी बनती है पत्थरों से। हजारों सालों के दौरान, लाखों सालों के दौरान जब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े टूटते चले जाते हैं, बर्फ की वजह से या पानी की वजह से या हवा की वजह से, जब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े टूटते रहते हैं तो वो टुकड़े महीन होते जाते हैं हजारों सालों के दौरान और मिट्टी बनती है। तो देखा जाए तो लाइफ शुरू हो रही है पत्थरों से। पत्थरों से मिट्टी बनी, मिट्टी से पेड़ पौधे जिंदा रह पाए और पेड़ पौधों से हम जानवर और इंसान जिंदा रह पाए। तो अब बात करते हैं पत्थरों की, यानी कि वो पहला स्टेप जहां से लाइफ शुरू हो पाई। तो पत्थर का क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं पत्थर, तो क्या पैरामीटर्स होते हैं कि किसी चीज को हम पत्थर बोल सकते हैं या पत्थर नहीं बोल सकते हैं? Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. अब जो पैरामीटर्स हैं पत्थर होने के लिए, वो पहला है कि वो नेचुरल होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें मिनरल मास होना चाहिए, यानी कि वो मिनरल्स का बना होना चाहिए और वो हमारे अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाए, तब जाके उसे पत्थर कहा जाएगा। अगर मैं आपके हाथ में पत्थर रख दूं और फूल रख दूं और एक पेंसिल रख दूं, तो हम पेंसिल को पत्थर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पेंसिल नेचुरल नहीं है। अब पत्थर और फूल, अब आप पत्थर किस चीज़ को कहेंगे? वैसे पहचानने को तो आप झट से पहचान लेंगे पत्थर कौन सा, लेकिन फिर भी टेक्निकल टर्म्स में अब पत्थर और फूल दोनों नेचुरल हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ पत्थर नहीं है? ये दूसरा पैरामीटर है मिनरल मैटर, यानी कि जो चीज़ मिनरल से बनी है। तो फूल जो है वो मिनरल से नहीं बना है, तो जो पत्थर है वो पत्थर कहा जाएगा क्योंकि वो नेचुरल है, उसमें मिनरल्स हैं और वो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अब अगर पत्थरों की बात करी जाए तो पत्थर कई सारे अलग अलग कलर्स में आते हैं, कई सारे साइजेस में होते हैं। कोई छोटे पत्थर होते हैं, कोई बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और इन पत्थरों के टेक्सचर्स अलग अलग होते हैं। तो अब हमारा अगला मुद्दा है टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि पत्थर कितने तरह के होते हैं। तो कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि नीला पत्थर, पीला पत्थर, हरा पत्थर, काला पत्थर। देखने की नज़र है, लेकिन हमें इस नज़र से नहीं देखना है, हमें उस नज़र से देखना है कि पत्थर बना कैसे है। तो अगर इस नज़र से देखा जाए कि पत्थर बना कैसे है, इस नज़र से देखा जाए तो पत्थर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। और ये 3 तरह के पत्थर कौन से होते हैं? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अगर हिंदी में देखा जाए तो इग्नियस रॉक को आग्नेय पत्थर कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को अवसादी पत्थर कहते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक को रूपांतरित पत्थर कहते हैं। तो ये तो बात हुई हिंदी की। अब इन टर्म्स की बात करते हैं इंग्लिश में। तो अब ये इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या मतलब होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके नाम डिस्कस करते हैं। तो ये जो नाम है इग्नियस, ये एक इंग्लिश वर्ड का नाम है। अब ये नाम आया है लैटिन वर्ड से, जो लैटिन वर्ड है इग्निस। इस लैटिन वर्ड को लिया गया इंग्लिश लैंग्वेज में और बना इग्नियस। तो ये लैटिन वर्ड जो था इग्निस, इसका मतलब होता है फायर, यानी कि आग। कोई ऐसी चीज जिसमें आग हो, उस चीज को जब लफ्ज दिया गया तो लफ्ज दिया गया इग्निस। अब सेडिमेंट्री, ये जो नाम है, ये नाम आया है एक लैटिन वर्ड से जो था सेडिमेंटम, और सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटलिंग डाउन। सेटलिंग डाउन यानी कि बैठना।
अब अगर आप किसी एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें मिट्टी डाल दीजिए तो मिट्टी धीमे धीमे से बैठ जाएगी। आप उसमें और मिट्टी डाल दीजिए तो वो मिट्टी भी धीमे धीमे से बैठ जाएगी। तो इस प्रोसेस को, ये जो बैठने वाला जो प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं सेटलिंग डाउन। अब तीसरा नाम है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक, ये जो इंग्लिश वर्ड है ये आया है एक लैटिन वर्ड से जो है मेटामॉर्फोस, यानी कि इसका जो मतलब होता है वो होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि किसी चीज का फॉर्म, यानी कि किसी चीज का रूप जब थोड़ा बदल जाए उसे कहते हैं मेटामॉर्फोस। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप एक ब्रेड लीजिए, उस ब्रेड को अगर आप थोड़ा सा जला दीजिए तो अब वो जली हुई ब्रेड बन गई। तो वो ब्रेड ही है लेकिन वो जली हुई ब्रेड है, जल चुकी है। तो कहा जा सकता है कि जो ब्रेड है उसका मेटामॉर्फोसिस हो गया, यानी कि उसका फॉर्म बदल गया। तो यहां से ये वर्ड आया है मेटामॉर्फोस, मेटामॉर्फोस से मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये तो डिस्कशन हुआ नाम पे। अब जरा बात करते हैं कि ये जो रॉक्स हैं ये बनते कैसे हैं, क्योंकि हमने इसी नज़र से क्लासिफाई किया है कि बनते कैसे हैं। उसी नज़र से हमने 3 तरह के रॉक्स बताए हैं। तो अब अगर बात करी जाए कि ये पत्थर बनते कैसे हैं, तो स्टार्ट में यहाँ से करता हूँ कि आपने प्रेशर कुकर देखा होगा। प्रेशर कुकर में ऊपर एक सीटी लगी होती है और प्रेशर कुकर के अंदर जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो सीटी ऊपर उठ जाती है और उससे धुआं निकलता है और प्रेशर कुकर के अंदर जो कुछ भी हो वो भी निकलता है साथ में। तो इसी तरीके से हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के पूरे सरफेस में अलग अलग जगहों पे तमाम तरह के ज्वालामुखी हैं, यानी कि वॉल्केनोज हैं, और हमारी अर्थ के अंदर भरा है लावा। अब ये लावा टाइम टाइम पे, वक्त वक्त पे, हमें नहीं पता कौन से वक्त में, लेकिन वक्त वक्त पे ऐसा होता है कि वो लावा इन ज्वालामुखियों से बाहर निकलता है। और जब ये लावा ज्वालामुखियों से बाहर निकलता है तो बाहर आने पे ये लावा थोड़ा ठंडा होता है और वक्त के साथ धीमे धीमे से सूखता है, और उस लावा के सूखने से जो पत्थर बनते हैं वो होते हैं इग्नियस रॉक्स। अब आपको मालूम चल रहा होगा कि इग्नियस, ये जो आग है, इसका नाम ये इग्नियस क्यों पड़ा, क्योंकि जो आग से धधकता हुआ जो लावा है उस लावा से बनते हैं इग्नियस रॉक्स। अब क्या होता है, इग्नियस रॉक्स बन गए हैं। अब सैकड़ों सालों के दौरान, हजारों सालों के दौरान बर्फ की वजह से या पानी की वजह से या हवा की वजह से ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े टूटते रहते हैं। मान लीजिए पानी बरस रहा है तो वो पत्थर पे क्रैक बना देगा, वो क्रैक धीमे धीमे से बड़ा होता जाएगा और वो पत्थर इवेंचुअली टूट जाएगा। इसी तरीके से पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े टूटते रहते हैं हमेशा। अब जब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े या कंकड़ टूटते हैं तो हवा या पानी इनको उड़ा ले जाते हैं दूर कहीं एरिया में, और वहाँ उड़ा के जब ले जाते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बैठ जाती हैं, और सैकड़ों सालों के दौरान, हजारों सालों के दौरान ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े उड़ के या फिर बह के कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं और बैठते रहते हैं। तो एक परत बनती है, फिर धूल की दूसरी परत बनती है, और इस तरीके से परत बनती चली जाती है, और सैकड़ों सालों के दौरान ये जो परत बन रही है ये परत अपने आप में पत्थर बन जाती है। तो यहाँ से ये वर्ड आया है सेडिमेंट्री, यानी कि वो जो परतें बैठ रही हैं, यानी कि सेटल हो रही हैं, उन सेटल होने वाली लेयर्स से बने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यानी कि सबसे पहले बनते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के टुकड़ों की जब परत बनते चली जाती है तो बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब अगर गर्मी की वजह से या प्रेशर की वजह से इग्नियस रॉक्स में गर्मी या प्रेशर की वजह से इग्नियस रॉक्स में कुछ चेंज आ जाता है,
या सेडिमेंट्री रॉक्स में गर्मी या प्रेशर की वजह से कोई चेंज आ जाता है तो ये बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक यानी कि चेंज ऑफ फॉर्म, जब फॉर्म चेंज होता है सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक्स का तो ये बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये बेसिकली सिस्टम है कि पत्थर इस तरह से बनते हैं। और अब आप ये खेल समझ रहे होंगे कि नेचर ने क्या खेला है कि एक ही चीज से, उसी लावा से इग्नियस रॉक बनते हैं, उसी लावा से सेडिमेंट्री रॉक भी बनते हैं, उसी लावा से मेटामॉर्फिक रॉक भी बनते हैं, और ये एट द एंड सब के सब फिर लावा में जाके मिल जाते हैं। यानी कि सारे पत्थर एक ही चीज से आ रहे हैं और एट द एंड एक ही चीज में जाके मिल जा रहे हैं। आपको सुनी सुनी सी बात लग रही होगी, जैसा कि हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, यानी कि वो जो चीज़ जिसको हम भगवान कहते हैं या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसी से तमाम आत्माएं निकलती हैं, अपने अलग अलग जन्म लेती हैं, अपना कर्म पूरा करती हैं और वापस उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिल जाती हैं। ये नेचर साइकिल्स में काम करता है। आप कहीं पे भी नेचर में देख लीजिए, यूनिवर्स में देख लीजिए, हर चीज़ साइकिल्स में काम करती है। तो अब हम इन रॉक्स को अलग अलग स्टडी करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक्स से। Earth's interior has a lot of fiery red molten magma which comes to the surface as lava. तो हमारी अर्थ का जो इंटीरियर है, यानी कि हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारा रेड मॉल्टन मैग्मा है, यानी कि पिघला हुआ मैग्मा है, जो कि वक्त वक्त पे हमारे अर्थ के सरफेस पे आता है, यानी कि सतह पे आता है। और जब मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks और primary rocks. अब ये जो मैग्मा या लावा जब हमारे अर्थ के सरफेस पे आता है तो ये जब कूल होता है, ठंडा होता है, तो ये सॉलिड बन जाता है। और जब ये सॉलिड बन जाता है तो इससे बनते हैं इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, सबसे पहले इग्नियस रॉक बनते हैं और इग्नियस रॉक से फिर सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इग्नियस रॉक बनेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब अगर बात करी जाए इग्नियस रॉक्स की, तो इग्नियस रॉक्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब आपके दिमाग में फिर से एक सवाल उठ रहा होगा कि जब लावा के ठंडे होने से और सूखने से जो इग्नियस रॉक्स बनते हैं तो फिर ये दो तरह के क्यों बनते हैं? क्योंकि लावा वही है, ठंडा होना और सूखना भी वही प्रोसेस है। तो ये दो तरह के किस लिहाज से हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क है वक्त का। वक्त यानी कि ऐसी चीज़ जो चीज़ जुड़ जाती है कोई भी फिजिकल रियाल्म की चीज से। अब वक्त किस तरीके से खेलता है नेचर में, अब आप यहां से नोटिस करिएगा। तो होता यह है कि जब हमारी अर्थ से लावा बाहर आता है किसी ज्वालामुखी के रास्ते, तो लावा का एक हिस्सा ज्वालामुखी के अंदर ही रह जाता है और एक हिस्सा ज्वालामुखी के बाहर आ जाता है। अब जो हिस्सा लावा का, वो हिस्सा जो ज्वालामुखी के बाहर आ जाता है, वो जल्दी जल्दी ठंडा होता है और जल्दी जल्दी सूखता है, जबकि वो लावा जो ज्वालामुखी के अंदर ही रह जाता है वो बहुत धीमे धीमे से ठंडा होता है और धीमे धीमे सूखता है। अब बस ये जो वक्त का फर्क है, वही लावा है, सूखना और ठंडा होना भी वही है, लेकिन ये जो वक्त का फर्क है कि कोई चीज़ जल्दी ठंडी हो रही है और कोई चीज़ आहिस्ते आहिस्ते ठंडी हो रही है, इस चीज़ से दोनों में फ़र्क आता है और बहुत बड़ा फ़र्क आता है। तो अब इस फ़र्क को डिस्कस करते हैं। When the molten magma comes out of a volcano, it rapidly cools down on the surface and becomes solid. They become extrusive igneous rocks. They have a very fine-grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. अब ये जो मैग्मा
वोल्केनो से बाहर आ जाता है, आउट ऑफ अ वोल्केनो, यानी कि हम कौन से लावा की बात कर रहे हैं, जो ज्वालामुखी के बाहर आ गया, वो बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है, रैपिडली कूल्स, और ये ठंडा होता है हमारे अर्थ के सरफेस में। तो इस वजह से इसे कहा जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब क्योंकि ये लावा बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है, जल्दी सॉलिड बनता है, तो इस वजह से इसमें बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स निकल के आते हैं। तो ये क्या होता है, फाइन ग्रेन्ड, यानी कि छोटे छोटे ग्रेन्स बनते हैं इसमें। अब इस तरीके का जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, इसका एक एग्जाम्पल है बासाल्ट, जो हमारे देश का डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू यानी कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं और वेस्टर्न घाट्स हैं, उनके बीच की जो जगह है उसे कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो जो हमारे देश का डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसिकली बना है इन बासाल्ट के पत्थरों से, यानी कि ये क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, वो पत्थर जो कि ज्वालामुखी के बाहर वाले लावा से बने हैं। Sometimes the molten magma cools down slowly deep inside the Earth's crust, thus forming intrusive igneous rocks. अब कई बार ऐसा होता है कि जो मैग्मा होता है वो ठंडा होता है धीमे धीमे, और कहाँ पे, इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, यानी कि हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर। जो ज्वालामुखी या फिर हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर जिन जगहों पे आहिस्ते आहिस्ते ठंडा होता है उन्हें कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब याद करने के सेंस में आप इस तरीके से याद रखिए, जो इनसाइड है, जो अंदर जो लावा ठंडा हो रहा है वो है इंट्रूसिव, और जो बाहर ठंडा हो रहा है वो है एक्सट्रूसिव। सिंस द मैग्मा कूल्स डाउन स्लोली टू फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, यानी कि ये जो लावा आहिस्ते आहिस्ते ठंडा हो रहा है, लंबे वक्त के दौरान ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से इसमें लार्ज ग्रेन्स बनते हैं, बड़े बड़े ग्रेन्स बनते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। तो ग्रेनाइट एक पत्थर है जो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एक एग्जाम्पल है, और आप देख सकते हैं कि इसमें बड़े बड़े ग्रेन्स बनते हैं। ग्राइंडिंग स्टोन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, यानी कि जो मसाले पीसने वाली जो चीज़ें होती हैं, ये ग्राइंडिंग स्टोन्स बेसिकली बनते हैं ग्रेनाइट से। तो आप इस तरीके से ये डिफरेंस देख सकते हैं, सिर्फ वक्त का डिफरेंस है। वही चीज़ है, जल्दी ठंडी हो गई तो कैसी बन रही है, और धीमे धीमे ठंडी हो रही है तो कैसी बन रही है। नेचर का खेल देख लीजिए बस। अब चलिए बात करते हैं दूसरे तरह के पत्थरों के बारे में, जो कि है सेडिमेंट्री रॉक्स। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken into smaller fragments. These fragments are called sediments. तो अब जब igneous rocks बनते हैं तो हजारों लाखों सालों के दौरान ऐसा होता है कि rocks roll down करते हैं, यानी कि नीचे गिरते हैं, उन rocks में cracks आते हैं, rocks एक दूसरे से टकराते हैं, और इन पूरे प्रोसेस के दौरान ये बेसिकली प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस में रॉक्स के, यानी कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं। अब मान लीजिए जो बर्फ है, जैसे बर्फ क्या करती है, अगर किसी रॉक में ज़रा सा भी क्रैक हुआ तो उस क्रैक में पानी भर जाता है, और जब ठंडी आती है तो वो बर्फ बनता है और वो क्रैक बड़ा हो जाता है। अब वो क्रैक धीमे धीमे से बढ़ता चला जाता है और पत्थर टूट जाता है। अब पानी अगर कहीं से बह रहा है तो पानी पत्थरों को काटता है, वो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काटते हुए जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। तो अब ये पत्थरों से जो छोटे छोटे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स निकलते हैं, यानी कि छोटे छोटे कंकड़ या छोटे छोटे टुकड़े, इन्हें कहा जाता है सेडिमेंट्स। अब होता क्या है, these sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These are called sedimentary rocks. अब ये जो पत्थरों से जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, इन टुकड़ों को हवा या पानी या बर्फ भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिपॉजिट करते हैं, यानी कि पहले तो उड़ा ले जाते हैं दूर दराज के इलाकों में, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना। और जब हवा या पानी इन चीज़ों को दूर दराज के इलाकों में ले जाते हैं, फिर ये चीज़ें बैठ जाती हैं वहाँ जाके, तो इसे कहते हैं डिपॉजिट हो जाना। तो इस तरीके से एक परत बन जाती है। अब लाखों सालों के दौरान धीमे धीमे से इसी तरीके से परत बनती चली जाती है, और ये परत क्या होती हैं,
कंप्रेस होती रहती हैं, क्योंकि जब ये परत बनते रहती हैं तो इन पे प्रेशर बढ़ता रहता है और धीमे धीमे वक्त के साथ ये लेयर्स हार्ड होती चली जाती हैं और लेयर्स ऑफ रॉक बन जाती हैं। आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ को कि सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स नज़र आएंगी आपको, और इन्हें कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब जैसे सैंड के जब परतें बनती रहती हैं और इन परतों के कंप्रेस और हार्ड होने से जो पत्थर बनता है वो है सैंडस्टोन। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अब जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, एक परत बनती है, फिर दूसरी परत बनती है और इस तरह से परत बनती चली जाती हैं, और ये प्रोसेस जो है ये सैकड़ों सालों के दौरान का प्रोसेस है। तो इस बीच होता ये है कई बार कि मान लीजिए वो लेयर बन रही हैं, इसी दौरान वहाँ पेड़ पौधों से के कुछ पत्तियाँ गिर गईं, या कोई जानवर आके जानवर मर गया, या वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे बैक्टीरिया फंजाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहाँ आ गए, तो ये परत बनते चली जाती हैं और ये चीज़ें उसमें मिलती चली जाती हैं, और परत बनते बनते जब ये पत्थर बनते हैं तो इन पत्थरों के बीच में ये चीज़ें रह जाती हैं और इन चीज़ों को कहा जाता है फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी कि जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं, जो मरे हुए जानवर हैं, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उस ज़माने में जिंदा थे और इन पत्थरों के बीच पाए जाते हैं। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। अब ये फॉसिल्स क्या होते हैं आपको बता चुका हूँ, रिमेन्स होते हैं बस, जो अवशेष बच गए उन मरे हुए पेड़ पौधों के और जानवरों के उन लेयर्स ऑफ रॉक्स में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो इस तरह लेयर्स से बनते हैं उनमें ये फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो अब हमारा अगला मुद्दा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो टर्म है मेटामॉर्फिक, पहले आप इस टर्म को समझ लीजिए। तो ये टर्म बेसिकली एक प्रोसेस है, ये कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटामॉर्फिक ये क्या है, एक प्रोसेस है। कोई भी चीज़ जब अपना फॉर्म बदल लेती है तो वो मेटामॉर्फिक हो जाती है। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बेहतर समझ पाओगे। आप एक ब्रेड लीजिए, ब्रेड को आग में रख दीजिए, ब्रेड जल गई, तो क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया, यानी कि ब्रेड का फॉर्म चेंज हो गया। अब ये मेटामॉर्फिक आप कह सकते हैं। आप आलू लीजिए, आलू को आग में रख दीजिए, आलू जल गया, तो अब ये जला हुआ आलू है, ये जली हुई ब्रेड है, दोनों जले हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ये ब्रेड है, भले ही जली हुई है, ये आलू है, भले ही जला हुआ है, दोनों जले हैं लेकिन फिर भी दोनों चीज़ें अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये उस चीज़ से चेंज हुए फॉर्म्स हैं, इस वजह से इन्हें मेटामॉर्फिक कहा जाएगा। आप समझिएगा इस चीज़ को, मेटामॉर्फिक एक प्रोसेस है। कोई भी चीज़ जब अपना फॉर्म बदलती है तो उसे मेटामॉर्फिक कह दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे मेटामॉर्फिक एक जैसे हों। Igneous and sedimentary rocks can change under great heat and pressure and they are called metamorphic form of that rock. अब जो igneous या sedimentary rock होते हैं, जब इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है इनमें, या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इनमें, तो ये चेंज होते हैं, इनका फॉर्म चेंज हो जाता है और तब ये बनते हैं मेटामॉर्फिक फॉर्म उस पत्थर के। अब इसका क्या मतलब, एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ पाओगे। जैसे क्ले एक पत्थर होता है, जब इसमें हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में। और लाइमस्टोन ये जो पत्थर होता है, इसमें जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये चेंज हो जाता है मार्बल में। तो ये जो स्लेट है ये मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाएगा। जो मार्बल है इसे मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाएगा, यानी कि ये किसी पत्थर के चेंज्ड फॉर्म है। ये लाइमस्टोन का चेंज्ड फॉर्म है, ये क्ले का चेंज्ड फॉर्म है। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक पत्थर होता है शेल, इसमें जब बहुत हीट पड़ती है तो ये चेंज हो जाता है स्लेट में। अगर इसमें और भी ज़्यादा हीट पड़ जाए तो ये चेंज हो जाता है एक दूसरे पत्थर में जिसे कहते हैं शीस्ट। अब इस शीस्ट पत्थर में भी अगर और ज़्यादा हीट पड़ जाए तो ये एक नया पत्थर बन जाता है जिसे कहते हैं नीस।
तो मतलब वही पत्थर है, उसमें जब हीट और प्रेशर बढ़ता चला जाता है तो वो अलग अलग फॉर्म्स लेता है। एट लास्ट ऑल रॉक्स बिकम मैग्मा। और अगर किसी भी पत्थर में आप बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर डाल दो तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसी लावा में कन्वर्ट हो जाएगा जिस लावा से पहले इग्नियस रॉक बना, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। यानी कि वो सब चीज़ें मैग्मा से ही बने, तमाम तरह के रॉक्स और वापस मैग्मा में ही मिल जाने हैं। अब हमारा अगला मुद्दा है रॉक साइकिल। तो ये रॉक साइकिल का क्या मतलब है? ये बेसिकली वही साइकिल है जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो मैग्मा होता है यानी कि जो लावा होता है, इस लावा के ठंडे होने के बाद और सूखने के बाद बनते हैं इग्नियस रॉक्स। अब ये इग्नियस रॉक्स के जब छोटे छोटे टुकड़े टूटते रहते हैं और ये एक परत के ऊपर परत बनाते चले जाते हैं तो इग्नियस रॉक से बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और अगर हीट और प्रेशर पड़ता है इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स पे तो ये बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और अगर मेटामॉर्फिक रॉक में भी हीट और प्रेशर पड़ता रहे तो ये वापस कन्वर्ट हो जाते हैं मैग्मा में, यानी कि लावा में। तो ये जो साइकिल बनी, इसी साइकिल को कहते हैं रॉक साइकिल। तो अभी जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, इसी चीज़ को अब लफ्ज़ों में देखते हैं। यही चीज़ है, बस डिस्क्राइब करा गया है। One type of rock changes into another type under certain conditions in cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is known as rock cycle. जब एक तरह का पत्थर चेंज हो जाता है किसी दूसरे पत्थर में और ये साइक्लिक फॉर्म में होता है, यानी कि एक साइकिल के फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक का, यानी कि रॉक यानी कि पत्थर अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, इसी चीज़ को कहते हैं रॉक साइकिल। तो रॉक अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, एक टाइप से दूसरे टाइप का बनते चले जा रहा है, इस चीज़ को कहते हैं रॉक साइकिल। When molten magma cools, it becomes igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. जब molten magma ठंडा होता है तो ये igneous rock बनाता है। ये igneous rock धीमे धीमे वक्त के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, जिनको हवा या पानी पहले ट्रांसपोर्ट करता है, किसी जगह में ले जाता है और ये चीज़ें वहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं और इससे लेयर बनते चली जाती हैं, तो बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. अब ये जो igneous और sedimentary rocks हैं, इन पे जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। ये अपना फॉर्म चेंज करते हैं और मेटामॉर्फिक फॉर्म में आ जाते हैं। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. अब ये metamorphic rock में अगर फिर भी और भी ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़े तो ये मेल्ट डाउन हो जाते हैं, यानी कि वापस से पिघल जाते हैं और मैग्मा बन जाता है। तो ये पूरा एक साइकिल है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है मिनरल्स। तो जैसा कि हम चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि किस चीज़ को आप पत्थर कह सकते हो, उसका एक पैरामीटर ये था कि उस चीज़ में मिनरल होना चाहिए। और जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं आपके हाथ में एक पत्थर रख दूं और एक फूल रख दूं तो आप कैसे ये बताओगे कि कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ पत्थर नहीं है। तो उस चीज़ का बेसिस ये था कि पत्थर में मिनरल है और जबकि जो फूल है उसे आप मिनरल नहीं कह सकते हो। तो ये मिनरल का क्या मतलब होता है? रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब दुनिया में जितने भी पत्थर हैं वो अलग अलग मिनरल्स से बने होते हैं। हर पत्थर में अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ये मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो मिनरल्स होते हैं ये सबसे पहली बात ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, यानी कि ये नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। इनमें कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो देखने सुनने में वो चीज़ कैसी है। और इनमें क्या होता है? डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज़, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी कि डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो डेफिनेशन है मिनरल्स की, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा।
आएगा भी नहीं, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है बहुत वेग डेफिनेशन है, क्योंकि आप लोग क्लास 7th के लेवल पे हैं, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है इस डेफिनेशन को। तो ये डेफिनेशन अपना एसेंस खो चुकी है। तो मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ। तो बेसिक डेफिनेशन ये है मिनरल की, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर में पाई जाती है और उस चीज़ में कार्बन नहीं होता है। अब ये कार्बन का क्या खेल है, इस चीज़ को आप आगे के क्लासेस में सीखोगे। जब आप क्लास 9th 10th और उसके ऑनवर्ड्स जब आप पढ़ाई करो तो तब आप जानोगे ये कार्बन का क्या खेल होता है। ये कार्बन एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अब जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी इंसान हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जिंदगी है, जिसमें जान है, उस चीज़ के जो फिजिकल बॉडी है उसमें कार्बन ज़रूर होगा। तो मिनरल बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जिसकी सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, नेचर में पाया जाता है, लेकिन उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए। कार्बन नहीं होना चाहिए, ये सबसे खास चीज़ है मिनरल की। Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels. For example, coal, natural gas and petroleum. अब ये जो मिनरल्स होते हैं ये ह्यूमन काइंड या इंसानियत के लिए बहुत काम की चीज़ हैं। कई सारे जो मिनरल्स हैं वो फ्यूल्स के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी कि ईंधन के तौर पे, जैसे कि जो कोयला है, नेचुरल गैस है और जो पेट्रोलियम है। ये तमाम चीज़ें हम इंसान फ्यूल्स के तौर पे या ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं। वैसे आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो इन चीज़ों को हम मिनरल्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में कार्बन होता है। कोल में, नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम, तीनों में कार्बन होता है। कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन अगर एक नज़र से देखा जाए तो हम कह भी सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिया है तो ठीक दिया है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicines, in fertilizers, etc. अब ये मिनरल्स कई और तरह के होते हैं। उन मिनरल्स में से ही आप कह लीजिए आयरन यानी कि जो लोहा है, जो एल्यूमिनियम है, गोल्ड है यानी कि जो सोना है, इसके अलावा जो यूरेनियम है, ये तमाम तरह के मिनरल्स कई सारे यूजेस किए जाते हैं इनसे। जैसे कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ये फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं, तो तमाम तरह के यूज़ किए जाते हैं इन मिनरल्स का। तो ये चीज़ रही पूरे मिनरल्स की बात। और अगर आपके एग्ज़ाम्स में लिखने की बात हो तो ये चीज़ आप मत लिखिएगा। ये जो कार्बन वाली बात है ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताई। आप अपने एग्ज़ाम्स में लिखिएगा यही चीज़ जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है। और ये जो कार्बन का जो खेल है ये आप अगले आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो ये था क्लास 7th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ। चलिए फिर, थैंक यू।